Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, namaskar and good morning. This is Kaisar Bari from Bari Law Associates. आज का एक बड़ा अहम टॉपिक जो है मैं आपके साथ इस बड़े मज़ेदार मौसम में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन टॉपिक जो है वो बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा सीरियस है। वो है जी डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बहुत से लोग जो हैं इस वक्त एप्लीकेशन जो कर रहे हैं उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आ रही हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और उसमें जो मोस्ट इश्यूज़ जो इसमें आ रहे हैं वो दोनों पार्टीज़ की तरफ से आ रहे हैं। पहला जो इशू आ रहा है, क्या मैरिज जो थी वो इस वजह से की गई कि जी के इमीडिएट बेसिस के ऊपर आप कुछ टाइम के बाद जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का अपना केस फाइल कर देंगे और उसके बाद आपकी इंटेंशन जो है वो है कि जी के हमने ILR लेना है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगा और आप केस फाइल करेंगे और इस किस्म के इश्यूज़ होंगे। उसमें बहुत से वकील या बहुत से लोग, ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि वकीलों से ज़्यादा जो है लोगों की जो फैमिलीज़ हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे रहती हैं वो लोगों को मिसगाइड बहुत कर रहे हैं। वो उनको कहते हैं जी कि बल्कि पूरा रूट उनको समझाया जाता है कि जी के तुम इस तरीके से कुछ टाइम के बाद जो है हस्बैंड के ख़िलाफ़ एलिगेशन लगाना और उस फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ एलिगेशन करो और उसके बाद जो है तुम रिफ्यूज सेंटर से रब्ता कर लेना, पुलिस को इन्वॉल्व करो, डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करो, डिप्रेशन में आ जाओ, सारी मेडिसिन की पर्चियाँ बनाओ, लिस्ट बनाओ और उसके बाद जो है केस फाइल कर दो। जो ही केस फाइल होगा तुम्हें ILR मिल जाएगा। सो इस किस्म के जो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है और मोस्टली जो है अनफॉर्चुनेटली, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो हमारी बहनों की तरफ से जो है वो ज़्यादा इस तरह की एप्लीकेशंस आ रही हैं कि फ़ीमेल्स को ख़ासकर जो है उनके जानने वाले, उनका फैमिली मेम्बर्स, किसी की कोई ऑलरेडी सिस्टर यहाँ पे रहती है, किसी की कोई भाई फैमिली, वो उनको जो है रॉन्ग ट्रैक के ऊपर लेके जाते हैं और उसकी वजह से अभी ये है कि होम ऑफिस भी बहुत से केसेस में जहाँ पे सीरियस इश्यूज़ भी हैं और जहाँ पे सचमुच के ऐसे मामलात भी हैं वहाँ पे भी वो हर केस को एक डाउट, जिसको कहते हैं ना कि शक दी निगाह से देखना, जो है वो शक कर रहे हैं हर केस के ऊपर कि जी के ये जेन्युइन है कि नहीं। बहुत से केसेस में इनिशियल स्टेज के ऊपर 3 महीने का वीज़ा ले लिया जाता है कि जी के हमें इनिशियल स्टेज पे DV जो है वो 3 मंथ्स की मिल जाए और उसके बाद वो मेन एप्लीकेशन की तरफ आ जाते हैं। लेकिन एज इंसानियत के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैं तो ये कहूँगा कि एक तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर आपके इस तरह के इश्यूज़ नहीं हैं तो आपको इस तरह का कभी गलत काम नहीं करना चाहिए और चूँकि वक्ती तौर पे आपको स्टे तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन आजकल जो है एक तो उसमें भी खासी सख्ती आ चुकी हुई है। लेकिन अगर लेट्स से अगर आपको मिल भी जाता है तो आपका नंबर एक तो आपका ज़मीर आपको लाजमी तंग करेगा फ्यूचर में कि जी आपने एक गलत काम किया हुआ है। और सेकंड, इसमें जो मोस्ट इश्यूज़ ये आ रहे हैं कि अगर हम मेल पर्सनस की बात करें, आदमियों की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि जो यहाँ की लड़कियाँ हैं या जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता है या जिनके पास ILR है, वो उनको एक तो वो बड़ा बदतमीज़ी का मैं वर्ड कोई ऐसे हैं इसमें सेंसिटिव से हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन वो कोई निशान जिसको कहते हैं ना कि जी के वो कोई निशान छोड़ नहीं रही हैं, लेकिन वो जो दूसरी पार्टी के साथ जो है ज़्यादती बहुत ज़्यादा होती है और अगला बंदा जो है वो सचमुच में डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम होता है। अगर किसी को उठा के गिलास मार दिया, निशान चोट का आ गया, फिर तो चलिए मान लिया डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई, या गर्म पानी अगर किसी पे फेंक दिया तो निशान पड़ गया, एविडेंस बन गई आपकी। लेकिन अगर किसी ने बदतमीज़ी करते हुए, वाइफ ने या आपकी पार्टनर ने जो है ठंडा पानी मुंह पे फेंक दिया है तो वो उसकी कहाँ से आप एविडेंस ढूंढेंगे। सो उसमें ये जो एविडेंस है DV केसेस में वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन बहुत से ऐसे हमारे भाई जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के सचमुच विक्टिम हैं, लेकिन उनके पास एविडेंस नहीं होती कि वो अपने केस को जो है वो साबित कर सकें, प्रूव कर सकें। अगर वो पुलिस से रब्ता करते हैं तो पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन दे सकती है, इसके अलावा तो वो कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर से रब्ता करेंगे, डॉक्टर अगर आपकी कोई इंजरी देखेंगे, इंजरी तो है कोई नहीं। सो इसलिए ये जो इस तरह के जो केसेस हैं उसमें मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो विटनेस स्टेटमेंट होती है, जो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट है, जो आपने इस तरह के केसेस में देनी है,
उस पे आपको बड़ा फोकस करना चाहिए। अगर आप के पास पुलिस इंजरी है, पुलिस से रिपोर्ट है इंजरी के बाद, या डॉक्टर की रिपोर्ट्स हैं, वो भी आपके प्रॉपर केस के होने के बाद, फिर तो चलिए मान लिया आपकी एविडेंस। अगर आपके पास वो एविडेंस है ही नहीं तो फिर जो है आप किस पे रिलाई करेंगे, आप किसके ऊपर अपना केस साबित करेंगे? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि आपने अपनी जो पर्सनल विटनेस स्टेटमेंट है उसको आपने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने बनाना होता है। A to Z अपनी आपने स्टोरी जो है वो बहुत फोकस तरीके से देनी होती है, और उसमें तमाम इंफॉर्मेशन, क्या हुआ, किस तरीके से गाली है, अगर वो आपको अब्यूज़ कर रही है, अगर आपको गाली दे रही है लेकिन निशान नहीं छोड़ रही कोई भी, आपका फाइनेंशियली तौर पे जो है वो कंट्रोलिंग में आ जाता है, अब उसकी भी आपके पास एविडेंस नहीं है, आपके वॉलेट से पैसे चोरी कर लिए, या आप के अकाउंट से जो है ATM से पैसे निकाल लिए, लेकिन आपके पास एविडेंस तो है नहीं कि ये दूसरी पार्टी ने ही किया है। सो इस किस्म की जितनी इश्यूज़ आ जाते हैं उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने इस तरह के केस को जो है वो साबित कर सकें, या उसमें आप प्रॉपर एविडेंस कहाँ से लेके आएंगे। सो हो सकता है वो दूसरी पार्टी ये ब्लेम करे कि जी ये इसने पैसे खुद से निकाले हैं, ये इस तरह का कोई काम ही नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, डोमेस्टिक अब्यूज़ के आप विक्टिम हैं, फाइनेंशियली विक्टिम हैं, आपको अपनी फैमिली से बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, आपको घर पे खाना प्रॉपर तरीके से आपकी वाइफ नहीं दे रही, या आपको मुख्तलिफ़ तरीके से जो है वो इन लॉज के सामने जो है बदतमीज़ी की जाती है, आपको हरास किया जाता है, आपको रूम से निकाल दिया जाता है, आप बेशुमार इसमें ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपके पास एविडेंस कोई नहीं होती कि जी आप साबित कर सकें। जब आप केस फाइल करते हैं वो माफ़ी साहब से कहता है कि यू नीड टू प्रोवाइड एन एविडेंस। जब आप एविडेंस जो है वो एविडेंस होती कोई नहीं, फिर उसके बाद आपको एक लास्ट मौका दिया जाता है, इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या एडिशनल एविडेंस, वो आप दीजिए। ना अब आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ना आपके पास एविडेंस हैं। सो इस तरह के केसेस में सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो रिलायबिलिटी है वो आपकी विटनेस स्टेटमेंट के ऊपर ही आती है। जो ही आप विटनेस स्टेटमेंट अपनी स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाएं और फिर उसी के ऊपर ही आपने केस को फाइट करना होता है, और इस तरह के केसेस में आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपने केस फाइल किया और उसके बाद जो है खुदा न खास्ता उसमें अगर रिफ्यूज़ल आ जाती है तो उसको जो है बिल्कुल उसमें ये नहीं कि जी कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या आप उसके बाद आपका ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन है, आप मैरिज वीज़े पे आए, जेन्युइन मैरिज थी, सारा कुछ जेन्युइन था, आपने मैक्सिमम अपना ट्राई लेवल बेस्ट किया कि जी कि हम अपनी शादी को जो मैरिज को बचा सकें, लेकिन बच ही नहीं पा रही और इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो फिर जो है द ओनली ऑप्शन इज़ कि आप जो है प्रॉपर सॉलिड तरीके से फाइल अपना केस कीजिए, और इसके अलावा कोई और आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। जी, तो ये थी जी डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और इसके बाद एक वीडियो है, उसमें मैंने अपनी पर्सनल ओपिनियन जो है वो मैंने ऐड की है। उस बारे में जो लोग कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियो के नीचे, तो उनको मैंने रिप्लाई दिया है। तो काइंडली वो भी टाइम निकाल के वो वीडियो देखिएगा। वो मेरी पर्सनल वीडियो है अबाउट माई सेल्फ, कि मैं कौन हूँ, कब से वकालत में हूँ, और पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है डिफरेंट चीज़ों के बारे में। सो उसके ऊपर आप ही नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और अगेन आज की इस वीडियो को क्लोजिंग से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा, 3 चीज़ें जहन में रखिएगा। नंबर 1, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं तो आपको खामोश नहीं बैठना चाहिए। डजेंट मैटर आप मेल हैं, फीमेल हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो भी आपका जेंडर है, उससे हट के आपको एक तो खामोश नहीं बैठना चाहिए। नंबर 2, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करना चाहते हैं लेकिन आपके पास एविडेंस नहीं है, आप समझते हैं कि जी कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो हमें केस को साबित कैसे करेंगे? तो लिहाजा बेटर यही है कि हम केस फाइल ना करें। सो ये भी ऐसा मत कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि अगर वो कहते हैं ना जी कि खामोशी जो होती है और जुल्म सहना जो है, वो भी एक तरह का जो आप जालिम को हिम्मत दे रहे होते हैं कि जी के वो जालिम जो है वो जुल्म कर सके और आइंदा से किसी और को भी तंग करे। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि अगर आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, आपका हस्बैंड कर रहा है या आपकी वाइफ कर रही है, तो आप खामोश क्यों बैठेंगे? और उसका आपको अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या निकलेगा? और कब तक बैठेंगे? आपने 1000 साल या ज़िंदा तो रहना नहीं है, आपकी ज़िंदगी है, शॉर्ट सी ज़िंदगी है, और उसमें कानून को कभी हाथ में ना लें कि जी कि आप कहें कि जी कि मैं लॉ को अपने हाथ में लूँगा, उसने मेरे मुंह पे उन्हें चपेड़ा मारी है, नहीं तो मैं भी उसके मुंह पे मारूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसा ना करें।
آپ کے پاس ایک قانون کا ہتھیار ہے, آپ ویپن کو استعمال کیجئے, اور وہ ویپن کیا ہے؟ جسٹس کا, انصاف کا. جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں, ریلیونٹ ادارے ہیں, آپ ان کے پاس جائیے, ان سے انصاف مانگیے, ان کو بتائیے, اپنی سچویشن بتائیے. اگر آپ کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, اف یو آر گوئنگ ٹو بی اے ہوم لیس شارٹلی, تو بیٹر یہی ہے کہ آپ ریفیوج سینٹر یا کونسل سے جو ہے رابطہ کر کے آپ ان کو سچویشن بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈر ہے, خوف ہے کہ جی کہ آپ کی سچویشن کی وجہ سے آپ کو جو ہے پروٹیکشن نہیں ہے یا آپ گھر میں سیف نہیں ہیں, تو سو دین اوبیسلی یو کین ٹیک جو پروٹیکشن ہے فرام پولیس جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اور آپ کو اگر امیگریشن کا ڈر ہے کہ جی کہ اس طرح کی سچویشن کے بعد امیگریشن کے حوالے سے ہمارا کیا بنے گا, تو اس میں یہ ہے کہ جو یو کے ہوم آفس ہے, یو کے بارڈر ایجنسیز ہیں, وہ آپ کی بالکل ہیلپ اور سپورٹ کرتی ہیں. اگر آپ جینون ہیں, اگر آپ سسٹم کو ابیوز نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ سسٹم کو مس یوز نہیں کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی بالکل ہیلپ اور سپورٹ کریں گے. مجھ سے ملنا چاہیں تو میں بریڈفرڈ میں ہوتا ہوں, لیکن آپ یو کے کسی بھی کونے سے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی کہ شاید وکیل کو ساڑی گلی یا محلے چ ہی ہونا چاہیے سی, یا ہم کیسے ان سے بات کریں گے, تو ایسا بالکل نہ سوچیے. آج کل آن لائن کا زمانہ ہے, آپ رابطہ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر کے آپ اپنی کنسلٹیشن جو ہے فون ایڈوائس لے سکتے ہیں. میں تو پرائیویٹ وکیل ہوں, فیس چارج کرتا ہوں, تو لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے جو ممکن اور جو بیسٹ ہو سکتا ہے, آئی ٹرائی مائی آلویز لیول بیسٹ, کہ میں اپنے کلائنٹس کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے کام کر سکوں. دعا میں یاد رکھیے گا جی. ٹیک کیئر, بائے فار ناؤ, تھینک یو جی.